हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पर शिक्षण के सूत्र यानी मैगजिम्स ऑफ टीचिंग या फिर टीचिंग मैगजिम्स पढ़ने वाले हैं। अभी टीचिंग मैगजिम्स क्या होते हैं, किस तरीके से आते हैं, आई थिंक ये सारी चीज़ें अब हम लोग जो है पहले एक बार पढ़ चुके होंगे। कहीं भी हमने बुक में थ्योरी पढ़ी होगी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, ज्ञात से ज्ञात की ओर जाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें आज रिवाइज करेंगे। लेकिन नया क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि आपको पता है हर दिन जो सेशन होता है उसमें हम लोग कुछ ना कुछ नई स्टडी करते हैं। तो आज कुछ एग्जाम्पल ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो उन्हीं एग्जाम्पल को डिस्कस करने के साथ आज के सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सेशन की मैं थोड़ी सी आउटलाइन बता देती हूँ कि सेशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। देखो, सबसे पहले कुछ मैगजीम्स के बारे में देख लेते हैं, बेसिक आइडिया हो जाएगा। सरल से कठिन की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, संपूर्ण से अंश की ओर जाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, अनुभव से तर्क की ओर जाना, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ जाना, मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर जाना और मनोवैज्ञानिक तार्किक क्रम से मनोवैज्ञानिक क्रम की ओर जाना। ठीक है, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये टोटल 10 मैगजीम्स आज के सेशन में हमको डिस्कस करने। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी मैसेज आता है या फिर ये डाउट उनका रहता है कि सरल से विशिष्ट की ओर जाना या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, सरल से कठिन की ओर जाना, इसके जनक कौन है। तो देखो, ये चीज़ अभी अपन क्लियर कर लेते हैं कि पर्टिकुलर इन मेथड्स के कोई जनक नहीं होते हैं, इन मैगजीम्स के पर्टिकुलर कोई जनक नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो मैगजीम्स आपके सामने आपको दिख रहे हैं, इन मैगजीम के पर्टिकुलर कोई जनक नहीं होते। इस तरीके से बस बना दिया जाता है कि हाँ, आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हो। नॉर्मली हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक चीज़ होती है हमारे पास मेथड और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है अप्रोच। ठीक है, एक मेथड होती है और एक अप्रोच होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको जिस तरीके से पढ़ाना है, जिस भी क्लास को पढ़ाना है, मान लो हम लोग मैथ्स की क्लास पढ़ा रहे हैं, हम लोग हिंदी की क्लास पढ़ा रहे हैं, हम लोग इंग्लिश की क्लास पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जिस भी मेथड की आवश्यकता लगती है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में हम लोग विश्लेषण से संश्लेषण कर सकते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जा सकते हैं, सरल से कठिन की ओर जा सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 3 टीचिंग मैगजीम्स का यूज़ किया। 1 2 3 टीचिंग मैगजीम्स का यूज़ करके हमने क्या कर ली, हमारी खुद की एक अप्रोच का विकास कर लिया। तो बहुत सारी मेथड को मिलाकर, बहुत सारे मैगजीम्स को मिलाकर हम लोग एक अप्रोच यहाँ पर निर्मित कर सकते हैं। तो कुछ डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो जो पॉसिबल केस है वो भी हम लोग कर लेते हैं। कुछ डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर कम कर लेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन देखिए, शिक्षण सूत्र का मीनिंग क्या होता है, टीचिंग मैगजीम्स का मीनिंग क्या होता है। जो स्टूडेंट न्यू होते हैं, जो पहली बार पढ़ते हैं कि हमारे सिलेबस में शिक्षण सूत्र है, तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो कामेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर है, आपको याद है हर्बर्ट का पंचपदी उपागम। तो कामेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर जो है अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम इनके द्वारा निर्धारित किए गए थे। कुछ नियम है पढ़ाने के, कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आप पढ़ा सकते हो, तो उसको ही बाद में शिक्षण सूत्र का नाम दे दिया गया। अब कुछ परिभाषा ऑफिशियल डेफिनेशंस होती है, वो डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। रैमंड है, उन्होंने बताया कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत जो है व्यवहार में सहायता के लिए इसकी अपेक्षा की जाती है। शिक्षण सूत्र क्या करते हैं, एक टीचर को पढ़ाना और जो भी पढ़ाने वाला है उसको मार्गदर्शक का कार्य करते हैं या फिर उसका पथ प्रदर्शित करते हैं कि टीचर को कैसे पढ़ाना है। जो भी सिद्धांत है वो उसे व्यवहार में लेकर आ पाए, जो भी सिद्धांत उसको रटवाते हुए ना, या फिर हो सकता है कि उदाहरण के माध्यम से समझा दे या फिर किसी और तरीके से समझा दे। तो ये जो समझाने के तरीके हैं यही क्या कहलाते हैं, टीचिंग मैगजीम्स यहाँ पर कहलाते हैं। तो रैमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है। अपेक्षा मतलब कि एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि ये क्या होंगे, सिद्धांत व्यवहारिक होंगे, बच्चों को बहुत आसान लैंग्वेज में समझ आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी टीचिंग मैगजीम्स को किस तरीके से डिफाइन करती है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो ये बताती है कि सूत्र एक आम सच्चाई है, मतलब ये जो टीचिंग मैगजीम्स है ये एक आम सच्चाई होती है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। मतलब किसी का एक अनुभव रहा होगा कि पहले यदि मैं एग्जाम्पल बताऊंगा और फिर थ्योरी बताऊंगा तो बच्चों को अच्छे से समझ आएगी, तो उसको किसका रूप दे दिया गया, उसको एक टीचिंग मैगजीम्स का यानी शिक्षण सूत्र का रूप दे दिया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये किससे आती है, अनुभव से आती है और विज्ञान से आती है, मतलब प्रयोगों से आती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण करने में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। बेसिक सी बातें पूरा डिफाइन किया है कि शिक्षण सूत्र होते क्या है, बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और विज्ञान और अनुभव से इनको लिया गया है। तो अगर आपको ऐसी डेफिनेशन दिख जाए कि हु सेड दिस, ये किसके द्वारा ये कहा गया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा, अमेरिकन वेबसाइट के द्वारा, रैमंड के अनुसार, तो फिर आप इज इट इज उसका आंसर कर सकते हो कि ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शिक्षण सूत्र की परिभाषा दी गई है। ज़्यादा थ्योरी हम लोग करेंगे नहीं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर पॉइंट पर आ जाते हैं क्योंकि आज का जो मेन सेशन है इसीलिए इसको रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग करें।
ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। उस एग्जांपल को आप लोग ध्यान में रखिएगा और हर एक टीचिंग मैगज़ीन्स को उसके ऊपर अप्लाई करके आपको देखना है कि आखिर ये एग्ज़ाम में जो एग्जांपल पूछा गया था, ये क्यों पूछा गया था और ये किसका एक एग्जांपल यहाँ पर हो सकता है। मैं क्वेश्चन को यहाँ पर स्क्रीन पर लिख देती हूँ और इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लिखने में समय लग सकता है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। देखो, आपको पता है सूरजमुखी के फूल जो होते हैं सूर्य की रोशनी से खुलते हैं। बस एक एग्जांपल और आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सूरजमुखी के फूल सूर्य की रोशनी से ही खिलते हैं, ठीक है। और इनको नॉर्मली जो टेम्परेचर चाहिए होता है मोर देन 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, मतलब 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर ही सूरजमुखी का फूल खिलता है, ठीक है, प्रस्फुटित होता है। क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया था, सूर्यमुखी 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर प्रस्फुटित होता है। अब यदि घाटी का मतलब कि घाटी का तापमान मतलब जहाँ पर नॉर्मली जो है धूप बहुत कम आती है, बहुत रेयर आती है। यदि घाटी में जो है सूर्यमुखी का जो फूल है, क्वेश्चन को पूरा सुनना। घाटी में यदि सूर्यमुखी का फूल, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, 15 सितंबर 2005 को खिला था, ठीक है। घाटी में जो है सूर्यमुखी का फूल लास्ट कब खिला था? 15 सितंबर 2005 को खिला था। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि 14 सितंबर को वहाँ का तापमान क्या था? ठीक है, क्वेश्चन को आप एक बार और सुन सकते हैं कि एक सूर्यमुखी 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर प्रस्फुटित होते हैं। अब यदि घाटी में 15 सितंबर 2005 को सूरजमुखी का फूल खिला था, तो क्या आप ये बता सकते हो क्या 14 सितंबर 2005 को उस घाटी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा होगा? तो ये कौन सा तर्क या फिर कौन सा टीचिंग मैगजीम्स यहाँ पर शो करता है? आगमनात्मक तर्क, ठीक है, निगमनात्मक तर्क, ठीक है, या फिर 3 से 4 ऑप्शन और ले लो, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, ठीक है, या फिर एक और ऑप्शन आप कुछ भी ले सकते हो जो भी आपके टीचिंग मैगजीम्स में आता है। हम लोग बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा इसके अंदर लगेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। इसी तरीके से 2 से 3 एग्जाम्पल और पूछे गए थे, तो उन्हीं एग्जाम्पल को देखते हुए आज अपन ये सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं सरल से कठिन की ओर जाना। तो ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक तत्व होता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट हम लोग इसे बोल सकते हैं कि बालक किसी भी बात को, सरल बात को समझने के पश्चात ही जटिल बात को समझ पाता है। मतलब सबसे पहले यदि आप उसको ईजी टॉपिक समझाते हैं, उसके बाद ही वो जो टफ कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सरल तथ्यों को पढ़ाना होगा, उसके बाद ही हम लोग उसके जटिल तथ्यों को बच्चों को समझा सकते हैं। यदि आपने पहले जटिल तथ्य बता दिए तो बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले ईजी चीज़ें बतानी होगी, उसके बाद हम बच्चों को टफ चीज़ें यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट मैं आज फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं एकदम से आपको ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस एक आपको आइडिया दे दिया है कि आज के सेशन में हम लोग ये कंप्लीट करने वाले हैं। हमको भी ऐसे ही चलना है, पहले इजी चीज़ों को सीखेंगे, जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आपका उस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हो। भाषा में वाक्य निर्माण सिखाते समय सरल और छोटे वाक्यों को पहले सिखाया जाता है, उसके बाद जटिल वाक्यों और लंबे वाक्यों को यहाँ पर सिखाया जाता है। आपको सबसे पहले अनार आम सिखाया जाता है, उसके बाद आपको शब्द सिखाए जाते हैं, लाइक आपका नाम रामू है तो रा कैसे लिखते हैं, म कैसे लिखते हैं, फिर मात्राएं सिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें बाद में होती है, सबसे पहले आपको ईजी चीज़ें को ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन बन जाए आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। सरल क्या होता है, पहले ईजी चीज़ों को सिखाओ, उसके बाद आप टफ चीज़ों को सिखा सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख सकते हो, गणित में गुणनफल सिखाते समय पहले 1 अंक वाली संख्या, फिर 2 या 3 अंक वाली संख्या जो है वो सिखाई जाती है, उनका गुणनफल सिखाया जाता है। पहले हमको सिखाया जाता है 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है। फिर हमको सिखाया जाता है 12 इंटू 15 कितना होता है। फिर हमको सिखाया जाता है 165 इंटू 163 कितना होता है। तो ये एक संख्या का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, इस तरीके से चलता है। मतलब हम लोग कैसे चल रहे हैं, सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगले की बात करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, फ्रॉम नॉन टू अननोन जाना। इस सूत्र का महत्व बताते हुए हर्बर्ट स्पेंसर जो उन्होंने बताया था कि मस्तिष्क को जानी हुई बात पसंद होती है और उस पसंद का उन बातों का जिनका उससे संबंध स्थापित किया जाता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है। मतलब नॉन टू अननोन जाना, बच्चों को जो चीज़ें पहले से पता है उसका ज्ञान आप दे दीजिए और फिर अननोन चीज़ें बारे में बताइए। जैसे कि बच्चों को परमाणु के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी डिफाइन करते हुए, थोड़ी जो चीज़ें उनको पहले से पता है उसके बारे में बताते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, परमाणु के बारे में बता सकते हैं। लाइक बच्चे जो होते हैं, क्रैकर्स जो होते हैं, पटाखों से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट होते हैं, तो हम लोग उनको परमाणु थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है, कि नाभिकीय विस्फोट किस तरीके से होता है, तो हम लोग उनको पटाखों से कनेक्ट करते हुए उस थ्योरी तक लेकर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, नॉन टू अननोन जाना, ठीक है। पूर्व का जो ज्ञान है उसको एक बेस बनाइए, उसको एक आधार बनाइए और उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर नई चीज़ों को सिखा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग।
बालकों को संचार के साधन पढ़ाने के लिए प्रारंभ में उससे उन साधनों के बारे में प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिनका उन्होंने कभी पूर्व में प्रयोग किया है। जैसे कि हम संचार के साधन पढ़ा रहे, कम्युनिकेशन के पढ़ा रहे, तो संचार में हम लोग मोबाइल फ़ोन को भी ले सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो भी उनको पता है कि हाँ, इनसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो इनके बारे में बताकर उनको नई चीज़ों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। विज्ञान की यदि बात करें, विज्ञान में मिश्रण का पृथक्करण पढ़ाने के लिए हम लोग मिश्रण बता रहे हैं कि मिश्रण में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उसको अलग किया जाता है, ठीक है? तो इसको पृथक्करण कैसे किया जाएगा, ठीक है? दूध है तो उससे पानी को अलग करने की क्या विधि होती है, तो इसको करने के लिए दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले साधारणतः चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आप लोग गेहूँ से मिट्टी निकालते हो तो वो भी एक पृथक्करण वाली विधि हो गई, ठीक है? तो ऐसे बेसिक उनके घर के एग्ज़ाम्पल देकर उनको नई-नई चीज़ें यहाँ पर सिखा दी जाती है। तो ये क्या हो गया, नोन टू अननोन जाना। अगले पॉइंट की बात करते हैं, संपूर्ण से अंश की ओर जाना, फ्रॉम होल टू पार्ट जाना। हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि हम क्या करते हैं, कार्य को छोटी-छोटी इकाइयों में बाँटकर पढ़ाते हैं। छोटी-छोटी इकाइयों में पढ़ाते-पढ़ाते बच्चों को सारा ज्ञान जो है सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का वो दे देते हैं। लेकिन ये वाला नियम भी एग्ज़िस्ट करता है, ये वाला नियम भी होता है। लाइक आपको याद आ रहा होगा सीडीपी बाल विकास में हम लोग पढ़ते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में। गेस्टाल्ट थ्योरी क्या बोलती है कि जब आप बच्चों को किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हो तो एक साथ बता दो। क्वेश्चन भी आपने पढ़ा ही है, 3 से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, जो संपूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। जैसे कि बच्चों को आप फूल का स्ट्रक्चर बता रहे हो कि फूल कैसा दिखता है, तो आप ऐसा मत बताओ कि फूल के अंदर एक पुंकेसर होता है, कि स्त्री केसर होता है, फूल की पंखुड़ियाँ ऐसी दिखती है। आप ऐसा मत बताओ, आप उनको क्या करो, पहले एक फूल बता दो कि देखो ये फूल का स्ट्रक्चर है, बहुत ही गंदा फूल बना है लेकिन आप इसको समझ सकते हैं ये हमारा एक फूल है। तो आप इनको पहले क्या करो, पूरा फूल का स्ट्रक्चर बताओ, उसके बाद इसके टुकड़े करके इसके छोटे-छोटे अंश के बारे में पढ़ाओ। तो यहाँ पर बच्चों को क्या होगा, समग्रता का ज्ञान होगा, एक होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पर निर्मित होगी। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, संपूर्ण से अंश की ओर जाना। संपूर्णता का ज्ञान दे दो, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, छोटी-छोटी चीज़ों का ज्ञान दे सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल और हमने करा था जहाँ पर पेपर में पूछा हुआ था, इस तरीके की कोई चीज़ बनाई हुई थी, 4 रेखाएँ, मतलब एक तरीके से वहाँ पर घन बनाया हुआ था। इस तरीके का एक पूरा घन बनाया हुआ था, उनको ऐड नहीं किया गया था और फिर बोला गया था कि इसको देखने से आपको क्या पता चल रहा है, ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये रेखाएँ किस चीज़ को शो कर रही है। ये रेखाएँ किसको शो कर रही थी, गेस्टाल्ट थ्योरी को शो कर रही थी, क्योंकि गेस्टाल्ट थ्योरी में क्या होता है, इन लाइनों को जोड़कर एक संपूर्ण चीज़ दिखाई जाती है, फिर बच्चों को वहाँ पर एक-एक लाइन यहाँ पर दिखाई जाती है। तो ये चीज़ें क्या बताती है, ये चीज़ें बताती है हमारी संपूर्णता से अंश की ओर जाना। पहले संपूर्ण चित्र को मस्तिष्क में बिठा दो कि फूल का चित्र ऐसा होता है, फिर उसके एक-एक टुकड़े करके बता दो। जैसे कि बच्चों को आप पहली बार हाथी बता रहे हो कि लाइक हाथी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एलिफेंट कैसा दिखता है, तो आपको सबसे पहले एलिफेंट का फ़ोटो जो है उनको दिखाना पड़ेगा, ताकि वो उसको मस्तिष्क में बिठा पाएँ और फिर एक-एक चीज़ को टुकड़ों-टुकड़ों में पढ़ पाएँ कि हाथी की सूंड होती है, हाथी के कान बड़े-बड़े होते हैं, पंख जैसे होते हैं, जिससे वो हवा करते हैं, ठीक है? पूँछ होती है, इतना भारी शरीर होता है। तो एक-एक चीज़ बताने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, संपूर्णता का ज्ञान उनको देना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल भी आप उसी लेवल का देखेंगे। एग्ज़ाम्पल क्या बोल रहा है, रुधिर परिसंचरण तंत्र, लाइक आप रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर दिखाएँगे, हृदय, आलिंद, निलय, धमनी, शिरा आदि का अध्ययन करवाएँगे, मतलब बॉडी के सारे पार्ट के बारे में पढ़ाएँगे, ठीक है? उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसके एक-एक स्ट्रक्चर के बारे में आप बता देंगे, एक-एक पॉइंट के बारे में आप उनको डिटेल में बता देंगे। लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का जो है बच्चों को वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है? एक एग्जाम्पल और आप देख सकते हो, जैसलमेर जिले में जलवायु, धरातल आदि पढ़ाने से पहले यह बताया जाना चाहिए कि जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का स्थिति जो है भारत के मानचित्र में आप दिखाओ कि पूरे ग्लोब में भारत कहाँ है, एशिया कहाँ है, भारत कहाँ है, भारत में पर्टिकुलर जो है राजस्थान कहाँ पर है, राजस्थान में जैसलमेर कहाँ पर है। तो ये पूरी आपको क्या करना पड़ेगा, एक होलिस्टिक अप्रोच को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये किस चीज़ क्या कहलाती है, संपूर्ण से अंश की ओर जाना। अब यहाँ पर जलवायु के बारे में बताओगे तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, एशिया की कैसी है, भारत की कैसी है, भारत में पर्टिकुलर राजस्थान की कैसी है, तो इसके बारे में बच्चों को जानकारी दोगे तो बहुत आसानी से बच्चों को समझ में आएगा। ओके, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना हमारा अगला पॉइंट है, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना, ठीक है? इसको आप ये भी बोल सकते हो ग्रोस मोटर टू फाइन मोटर स्किल जाना, ठीक है? इसको भी स्थूल से सूक्ष्म की ओर ही कंसीडर किया जाता है। क्या होती है दोनों चीज़ें, इसमें हम लोग बच्चों को पहले स्थूल चीज़ों का ज्ञान करवाते हैं, उसके बाद सूक्ष्म विचारों पर लेकर जाते हैं, ठीक है? स्थूल चीज़ें जो मतलब एग्जिस्ट करती है या जो मूर्त चीज़ें, उनके बारे में बच्चों को पहले बताया जाता है। जैसे कोई सामान है,
तो उसको इमेजिनेशन करने के बजाय यदि वो एग्जिस्ट करती है तो मूर्त चीज़ों के बारे में बताओ कि देखो ये कार है, तो उसका एक मॉडल लाकर बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये ऐसी होती है, इसके पार्ट ये होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो हमें क्या करना है, पहले कंक्रीट जाना है, पहले मूर्त के बारे में जाना है, उसके बाद जो कल्पनात्मक चिंतन होता है कि कार के अंदर ये सारे सिस्टम होते हैं, तो फिर हम लोग कल्पना चिंतन पर या फिर एक अमूर्त चिंतन जो होता है उसके ऊपर जा सकते हैं। और यदि आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो ये जान सकते हैं कि स्थूल में सबसे पहले छूकर महसूस करने वाली चीज़ों का ज्ञान करवाया जाता है, और सूक्ष्म का मतलब होता है अमूर्त चिंतन की ओर पहले की तरफ बढ़ा जाता है। तो ये होती है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं ग्रोस मोटर टू फाइन मोटर कैसे जाया जाता है। ग्रोस मोटर का मतलब क्या होता है? ग्रोस मोटर का मतलब होता है जैसे कि एक शारीरिक गतिविधि करना। मान लो कोई एक छोटा बच्चा है तो वो एकदम से फाइन मोटर स्किल नहीं करेगा, ग्रोस मोटर स्किल पहले करेगा। ग्रोस मोटर स्किल में क्या होता है, अपने हाथ पैर से कोई भी एक्टिविटी करना, जैसे कि कोई भी उसको नीचे उसकी बॉल गिर गई, उस बॉल को पकड़ने के लिए वो पैरों का भी प्रयोग करेगा, अपने हाथों का भी करेगा और अपने मुंह का भी करेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि किस अंग का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो वो उसकी ग्रोस मोटर स्किल कहलाएगी। लेकिन फाइन मोटर स्किल में उसके अंदर काम को लेकर परफेक्शन आ जाता है। बच्चा अच्छे से चम्मच पकड़ सकता है, बच्चा अच्छे से पेंटिंग कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि चम्मच पकड़ने के लिए मुझे फिंगर्स का प्रयोग करना है, फुटबॉल खेलने के लिए मुझे अपने पैर का प्रयोग करना है, किसी भी चीज़ को खाने के लिए मुझे अपने मुंह का प्रयोग करना है। तो ये उसके अंदर क्या आ चुका है, परफेक्शन आ चुका है। तो वो बोला जाता है कि ग्रोस टू फाइन जाना, मतलब ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ मूव करना। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप अच्छे से देख सकते हो। विद्यार्थी जो हैं इनकी एकता में बल होता है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए आप लकड़ी का एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि लकड़ी यदि बंच में है, लकड़ी का पूरा एक गट्टा बना हुआ है, 15 से 20 लकड़ियाँ उसमें बंधी हुई है, तो उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये एकता को शो करेगा, ये यूनिटी को शो करेगा। लेकिन जब वो लकड़ियाँ अलग अलग हो जाएगी, एक एक हो जाएगी, तो उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एकता को बताने के लिए हमने लकड़ी का प्रयोग कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मूर्त से अमूर्त या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, इसको बोल सकते हैं। गणित में जोड़ घटाव सिखाने के लिए आप अबेकस का प्रयोग कर सकते हो, या कांच की गोलियां या फिर कोई भी गोटियां हो गई, उनका प्रयोग करके आप उनको बच्चों को जोड़ना सिखा सकते हो। जैसे नॉर्मली तीलियों का प्रयोग किया जाता है कि एक तीली हो गई, इसमें 2 और जोड़ दी तो कितनी हो गई। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जिस्टेंस जो चीज़ें होती है जो एग्जिस्ट करती है, जिनको आप छू कर महसूस कर सकते हो, उनका प्रयोग यदि आप करते हो तो उसको बोला जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है, देखो अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना। सेम चीज़ ही हो रही है हमारी। प्रत्यक्ष चीज़ें जो आपके सामने दिख रही है उसके ऊपर आप बात करो, और उसके बाद जो चीज़ें नहीं है या हमारे आसपास एग्जिस्ट नहीं करती उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष चीज़ें क्या हो गई, सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक पर्यावरण का आप ले सकते हो कि पर्यावरण में जो हम लोग बच्चों को पोल्यूशन प्रदूषण के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसपास के होने वाले हमारे एरिया में होने वाले प्रदूषण के बारे में डिस्कशन करके हम लोग अननोन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, उसको पूरी दुनिया में होने वाले पॉल्यूशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, आसपास पाए जाने वाले रेगिस्तानी पौधे जैसे नागफनी, बबूल आदि के अनुकूलन के निरीक्षण के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों में होने वाले अनुकूलन को समझा सकते हैं। मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ों पर जितनी ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे, पौधों की पत्तियां और उनका साइज उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा। तो ये क्यों होता है, इतना अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर ये जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं इसका एग्जाम्पल देकर बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, स्थानीय पर्यावरण में रहने वाले पक्षियों, जीव जंतुओं के अवलोकन और निरीक्षण के आधार पर दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतु और पक्षियों के बारे में बताया। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा कि आसपास जो चीज़ें, ऑब्जर्व टू अनऑब्जर्व जाना। अगला पॉइंट, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसके अंदर। स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायत, बैंक, न्यायालय आदि की कार्य प्रणाली को देखकर हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, विश्व बैंक जो होता है आदि की कार्य प्रणाली को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे आसपास जो पंचायत होती है, बच्चों को उसके बारे में जानकारी देकर कि कैसे वो डिसीजंस लेते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग जो कोर्ट वगैरह होती है, विश्व बैंक जो है जो कार्य करती है, पूरा देखरेख करती है, उसके बारे में यहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। आप लोग एग्जाम्पल को ध्यान रखना कि जो एग्जाम्पल हमने देखा था सनफ्लावर वाला, उसके अंदर कौन सा यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना मतलब कि फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल जाना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बच्चों को क्या करते हैं, विशिष्ट उदाहरण के आधार पर सामान्य तत्व का बोध कराना इस सूत्र का उद्देश्य है। मतलब कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल यहाँ पर बताए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताकर जनरल की तरफ बच्चों को लेकर जाया जाता है।
अर्थात छात्र को एक विशिष्ट उदाहरण के द्वारा सामान्यीकरण की ओर अग्रसर करवाया जाता है। विद्यार्थी के समक्ष विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, बच्चे इसका अवलोकन करते हैं, उसको समझते हैं और फिर एक निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो ये हमारा जो मेथड होता है, ये होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, उदाहरण में उपस्थित समानता का अध्ययन, अवलोकन और परीक्षण करके ये क्या करता है, नियमितीकरण यहाँ पर कंप्लीट करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वाष्पीकरण की प्रोसेस हम लोग बता रहे हैं कि जैसे वाष्पीकरण होता है वो किस तरीके से होता है, बादलों का निर्माण कैसे होता है, पूरे एक साइकिल या फिर समझ लो वाटर साइकिल जो जल चक्र है उसके बारे में हम लोग बच्चों को बता रहे हैं। तो वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप ठंडक पैदा होती है। इस सामान्य नियम को समझाने के लिए, इतना सीधा सा नियम है कि वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप जो होती है ठंडक पैदा होती है। इस सामान्य नियम को समझाने के लिए स्प्रिट को हाथ लगाने पर ठंडक का अनुभव होना, घड़े से पानी के वाष्पीकरण से सिर्फ पानी का ठंडा हो जाना, पसीना सूखने पर ठंडक का अनुभव होना, इस प्रकार के कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल को देकर हम लोग इस नियम की पुष्टि करवा सकते हैं कि हाँ, वाष्पीकरण जो है, या फिर ये हम लोग जो बता रहे थे इस एग्जाम्पल के थ्रू कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कैसे जाया जाता है, स्पेसिफिक टू जनरल यहाँ पर कैसे जाया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल और इसका देखेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हिंदी का है, एक हमने पर्यावरण का देख लिया, एक हिंदी का भी देख लेते हैं। संज्ञा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न स्थान, वस्तुओं, व्यक्तियों के नाम, उदाहरण जैसे अजमेर, जयपुर, आम, गीता, राजेंद्र आदि, ये सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है वो ना बताते हुए हम लोग सबसे पहले क्या बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे तुम्हारा कोई नाम है, शहर का नाम हो गया, ये सब नाम क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताते। तो हमने क्या करा, संज्ञा की परिभाषा न बताते हुए पहले एग्जाम्पल दे दिया और उसके बाद परिभाषा दी। तो ये क्या हो गया, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। जस्ट सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने का ये उल्टा होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने में क्या होता है, देखो सामान्य से हम लोग जा रहे हैं विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं। तो इसमें पहले आप बेसिक से नियम लिखवा दो कॉपी के अंदर और उसके बाद आप उसके क्या कर सकते हो, उदाहरण बता सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट उल्टा हो रहा है, पहले आप उदाहरण बता रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, नियम बता रहे हो। बच्चों को खुद बोल रहे हो कि आप क्या करो, अब इसका नियम निकालो। अगले की बढ़ते हैं, अनुभव से तर्क की ओर जाना, फ्रॉम एम्पेरिकल टू रेशनल जाना। अब इसके अंदर क्या चीजें आती है, एग्जाम्पल देखो, जैसे रात्रि में आकाश में तारे दिखाई देते हैं, दिन में गायब हो जाते हैं। आप बच्चों से पूछो कि क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि रात्रि में आकाश में तारे दिखते हैं लेकिन वो दिन में क्यों नहीं दिखते, दिन में वो कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, क्या वो भी सूर्य की तरह अस्त हो जाते हैं। ऐसे आप बच्चों से उनके अनुभव जान सकते हो कि बच्चे इसके बारे में क्या सोचते हैं। सर्दियों में दिन छोटे और गर्मी में बड़े क्यों होते हैं, सर्दियों में इतना जल्दी अंधेरा क्यों हो जाता है, गर्मी में इतना लेट 7 सवा 7 तक क्यों होता है। तो बच्चों से पूछो कि उनके बारे में, मतलब उनका क्या सोचना है इन चीज़ों को लेकर। तो आप उनके अनुभव को जानने की कोशिश करो, उसके बाद इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आप बच्चों को बता सकते हो। सर्दियों में सुबह घास पर ओस की बूंदें क्यों दिखाई देती है, बच्चे क्या सोचते हैं कि पानी गिरता है क्या रात रात को, सर्दियों में ऐसा होता है क्या। तो जो भी लॉजिक उनका है उसको पकड़ने की कोशिश करो, जो भी वो सोचते हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेकर, वो जानने की कोशिश करो। उसके बाद वो जो एग्जैक्ट लॉजिक है वो आप उनको बता सकते हो। तो इस तथ्य के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें होती है अनुभव से तर्क की ओर जाना। पहले अनुभव जानने की कोशिश करो, उसके बाद कहाँ पर जाओ, तर्क के ऊपर जाओ। अगले की बात करते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में ये वाला पॉइंट तो आता ही है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना, एनालिसिस टू सिंथेसिस की तरफ जाना। विश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पहले समस्या का संपूर्ण रूप में अनुभव किया जाता है और इसके पश्चात विश्लेषण के द्वारा इसके विभिन्न पहलुओं, तत्वों पर विचार किया जाता है और अंत में संश्लेषण से समस्या का समाधान कर दिया जाता है। देखिए, वही चीज़ें संपूर्ण से अंश की ओर जाना ही ये चीज़ है। सबसे पहले प्रॉब्लम को पूरा समझने की कोशिश की जाती है, उसके बाद एक एक छोटी छोटी इकाइयों को समझने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। आप एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए इसको। विज्ञान में किसी यौगिक का उसके अवयवी तत्व में विश्लेषण के द्वारा उसकी प्रतिशत मात्रा, रासायनिक बंधों का अध्ययन और उसके बाद निर्धारित नियमों के आधार पर यौगिक की संरचना यहाँ पर की जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करो, प्रॉब्लम को पूरा समझ लो कि एक्चुअली में ये क्या है, उसका पूरा विश्लेषण कर लो, उसका पूरा एनालिसिस कर लो, हर एक पॉइंट को समझ लो। उसके बाद आप उसका फाइनल डिसीजन निकाल सकते हो, एक फाइनल निष्कर्ष आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, शिक्षण के विभिन्न विशिष्ट कौशलों का अलग अलग अध्ययन और अभ्यास करवाना और इसके बाद सभी कौशल को समन्वित करके प्रभावी शिक्षण करना विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बढ़ने का एक तरीका होता है। हर एक चीज़ का विश्लेषण कर लो आप, पहले तो प्रॉब्लम को संपूर्णता के रूप में जान लो, एग्जैक्ट परेशानी है क्या, एग्जैक्ट यहाँ पर हमको निकालना क्या है, ठीक है। उसका फिर जो चीज़ें हैं वहाँ पर जो भी पॉइंट है, जैसे कि हमने पर्यावरण वाला एक एग्जाम्पल देख लिया था साइंस का, वैसे ही यहाँ पर भी बताया हुआ है कि हर एक चीज़ का आप क्या करो, समझने की कोशिश करो, उस पर अपने स्किल्स का निर्माण करो, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको संश्लेषित करके उसके एक फाइनल कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, 9th पॉइंट की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर जाना, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जाना। इसमें क्या होगा कि साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या बोलते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस शिक्षण सूत्र के अनुसार विद्यार्थी को शिक्षण में सीखने के लिए तत्पर किया जाता है। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस याद आ रहा है, तत्परता का नियम। मनोवैज्ञानिक क्रम बालकों की रुचियां, रुझान, जिज्ञासा, ग्रहण शक्ति तथा आवश्यकताओं से संबंधित होता है। तार्किक क्रम का संबंध पाठ्य पुस्तक को तर्कात्मक ढंग से विभिन्न भागों में बांटकर एक क्रमबद्ध और एक प्रॉपर वे में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। तो साइकोलॉजिकल टू तार्किक क्या होता है, सबसे पहले आप पढ़ाने का जो तरीका है उसको एक साइकोलॉजिकल वे में अरेंज करो। साइकोलॉजिकल वे इन द सेंस कि प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाओ, जैसे बच्चों की जो मेंटेलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाओ, फिर एक लॉजिकल वे में आप उसको लेकर जा सकते हो। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर जाना। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, विज्ञान विषय में विद्यार्थियों को ओजोन छिद्र के कारण तथा प्रभाव का अध्ययन करवाना है। मान लो हमारा एक टॉपिक आया क्लास 7 का 6 नंबर का जो चैप्टर है, इसमें ये टॉपिक आता है ओजोन परत के बारे में, ठीक है। उसमें होने वाली हानियाँ, किस क्षोभ मंडल, समताप मंडल किस मंडल में पाई जाती है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर स्पेसिफाई करनी होती है। तो हमें कैसे पढ़ाना पड़ेगी वो वाली चीज़, इसके लिए यदि प्रारंभ में उन्हें वायुमंडल की आवश्यकता, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, प्रत्येक परत की जानकारी देंगे, और उसके बाद समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है इसकी जानकारी देंगे, ये क्या कार्य करती है, कैसे पराबैंगनी किरणों से बचाती है उसकी जानकारी देंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल चीज़ यहाँ पर कहलाएगी। एक एग्जाम्पल और आप देख सकते हो, देखो एग्जाम्पल मैंने सारे ऐसे सेट किए हुए हैं, जैसे कि विज्ञान की बुक हो गई तो विज्ञान में आपको ये एग्जाम्पल दिखेगा। सामाजिक विज्ञान की पेडागोजी होती है तो सामाजिक विज्ञान में आपको नागरिक शास्त्र वाला दिख जाएगा। मैथ्स की होगी तो उस क्वेश्चन को डायरेक्टली मैथ्स में कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा। तो सारे ही तरीके के एग्जाम्पल जो जो भी होते हैं सारे यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। नागरिक शास्त्र में अधिकारों की अनभिज्ञता से व्यक्ति को क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसकी जानकारी न होने पर दूसरे लोग उसका शोषण कर सकते हैं, यह ज्ञान होने पर वह मूल अधिकार क्या है, संविधान में इसका क्या प्रावधान है, इसको जानने के लिए रेडी हो जाएगा। मान लो कि बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं मिल रहा है, बच्चे का घर ऐसा जहाँ पर उसको पढ़ने के लिए अलाउ नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को पहले ऐसी सिचुएशन बनाकर बताओ, यदि ऐसा ऐसा होगा तो ये बच्चे के मूल अधिकार में आएगा। इस अधिकार को पाने के लिए वो अपने जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उसके अगेंस्ट वो कर सकता है, कानून लगा सकता है, संविधान इसकी सुविधा देता है, ये धारा उसके ऊपर लग जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर जो उसको नहीं पढ़ने दे रहा है। इस तरीके से सारी चीज़ों को स्पेसिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अनिश्चय से निश्चितता की ओर जाना। अनिश्चितता मतलब इनडेफिनेट चीज़ों से डेफिनेट चीज़ों की तरफ जाना। तो बालक ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया में प्रारंभ में अनिश्चितता की स्थिति में होता है, धीरे धीरे तथ्यों को एकत्रित करके तर्क के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करके निश्चित रूप से किसी ठोस समाधान पर पहुंच जाता है। अनिश्चितता मतलब कोई भी फिक्स चीज़ें यहाँ पर नहीं है, तो धीरे धीरे समझते समझते वो सारी चीज़ों को एग्जैक्ट यहाँ पर समझ जाता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बालक के समक्ष विज्ञान में कोई समस्या, जैसे उबला हुआ अंडा पानी में क्यों डूब जाता है, रखने पर बालक विभिन्न परिकल्पनाएं और इसके हल निकालने की कोशिश करेगा। यह अनिश्चितता की स्थिति है। फिर प्रयोग परीक्षण के द्वारा अध्यापक उसका सही निर्णय जो है उस पर निश्चयात्मकता की ओर लेकर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले उसको एक एग्जाम्पल दिया गया कि देखो ये जो उबला हुआ अंडा है वो पानी के अंदर डूब जाता है। अब बच्चों को यहाँ पर पता करना है कि आखिर वो डूब जाता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। तो वो कम से कम 10 से 15 सॉल्यूशन निकाल कर लाएगा कि हो सकता है इसके पीछे ये रीज़न हो। तो वो जो भी सॉल्यूशन निकाल कर आएगा वो खुद से सर्च करेगा, मतलब कि खोज विधि यहाँ पर अप्लाई होगी। तो इससे क्या होगा, उसकी समझ का विकास भी होगा और यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। तो ये चीज़ होती है हमारी अनिश्चय से निश्चितता की ओर जाना या फिर इनडेफिनेट टू डेफिनेट जाना, ठीक है। तो ये टोटल 10 नियम हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि जो एट द लास्ट ऑफ द सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन ये लिखी हुई थी कि सूरजमुखी का जो फूल है, सनफ्लावर जो है 28 डिग्री सेल्सियस से अबोव पे क्या होता है, प्रस्फुटित होता है, मतलब कि वो फूल खिल जाता है, ठीक है। फूल जो है सूरजमुखी का वो खिल जाता है, सबसे पहली लाइन ये थी। उसके बाद इसमें लिखा हुआ था कि घाटी में जो है
घाटी में जो सूर्यमुखी का फूल जो है 15 सितंबर 2005 को खिला था। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि 14 सितंबर को घाटी का टेम्परेचर कितना था? ठीक है, अब आपको ये नहीं बताना था कितना था, क्योंकि 28 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर ही होगा, तभी सूरजमुखी का फूल खिला था उस दिन। ठीक है, अब आपको ये बताना था कि ये तर्क क्या है। क्या ये एक निगमनात्मक तर्क है? ठीक है, मतलब ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, या फिर ये साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जाता है। इस तरीके से 4 ऑप्शन थे। तो इसका आंसर था ये निगमनात्मक तर्क है। ठीक है, निगमनात्मक तर्क मतलब कि क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। अब ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना क्यों हुआ, इसको समझो। देखो, सबसे पहला पॉइंट हमने यही पढ़ा था, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना में क्या होता है, आपको सबसे पहले बेसिक नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद आपको उदाहरण दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली इस क्वेश्चन की लाइन क्या थी, सबसे पहली लाइन ये थी कि सूर्यमुखी 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर प्रस्फुटित होता है। तो ये एक नियम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक नियम बता दिया, फिर आपको एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो घाटी में जो है 15 सितंबर 2005 को सूर्यमुखी का फूल खिला था। तो क्या आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो क्या कि 14 सितंबर को 2005 को उस घाटी का टेम्परेचर कितना होगा? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नियम है। 14 सितंबर को भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या कहलाएगी, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं। सामान्य में सबसे पहले आपके सामने नियम रखा जाता है, उसके बाद आपसे उदाहरण यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया। तो ये निगमनात्मक तर्क, या फिर एक और इसको बोले तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना बोल सकते हैं। सामान्य से विशिष्ट में ये होता है, सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। विशिष्ट में सबसे पहले आपके सामने एग्जाम्पल्स रखे जाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर नियम बता दिए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। और सेशन को हम लोग अभी ओवर कर रहे हैं। अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो दिन में 2 बजे होगी, वो आपकी स्पेशल क्लास है, आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।